नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझना। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स पर भी चर्चा करना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का आर्टिकल हमने द हिंदू से लिया है और ये 21 तारीख को आया है। आर्टिकल का शीर्षक है ग्रैस्पिंग द डिफेंस सेल्फ रिलायंस नेटल। और इस आर्टिकल में बताया गया है कि सरकार के द्वारा जो अभी कदम उठाए गए हैं, इससे जो दिक्कतें हैं जो कि किसी भी संकट के समय में ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं डिफेंस को लेकर, उसमें और राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर भी जो चिंताएं हैं, इनको दूर करने में मदद मिलेगी। और ये आर्टिकल लिखा गया है PS राघवन जी के द्वारा, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये जीएस पेपर 2 के साथ डायरेक्टली लिंक होता है, जहाँ की गवर्नेंस एक मेन टॉपिक है। और इसके अंतर्गत गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इससे डायरेक्टली लिंक होता है, क्योंकि यहाँ बात की गई है डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की, तो इसलिए ये सिलेबस के इस पार्ट से डायरेक्टली लिंक होता है। तो आइए अब देखते हैं इसके की पॉइंट्स। आर्टिकल में बताया गया है कि वित्त मंत्री द्वारा रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु जो कदम उठाए गए हैं, उनका उद्देश्य है राष्ट्र की रक्षा के प्रति तत्परता के लिए भारत की जो निर्भरता है अन्य देशों पर, अन्य विदेशी कंपनीज पर, उसको कम किया जाए, क्योंकि ये भारत के लिए रणनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो काफ़ी लंबे समय से भारत अपने रक्षा ज़रूरतों के लिए बाहरी देशों और बाहरी कंपनीज पे निर्भर रहा है, और अब सरकार ने ये कदम उठाया है कि इस निर्भरता को थोड़ा कम भी किया जाए, और जिससे कि जितना भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, उतना देश के लिए बेहतर रहेगा। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि वैश्विक हथियारों के आयात में लगभग 12% योग के साथ भारत को विश्व भर में सबसे बड़ा हथियार आयातक होने की डूबियस डिस्टिंक्शन यानी कि एक संदेहपूर्ण गौरव प्राप्त है, जबकि 2018 और 2019 में सऊदी अरब शीर्ष स्थान पर रहा है। तो वेपन्स इंपोर्ट में भारत पिछले एक दशक में एक लंबे समय तक शीर्ष स्थान पर रहा है, और सिर्फ 2018 और 2019 के समय जो शीर्ष स्थान है सऊदी अरब ने भारत से ले लिया है। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है भारत के लिए, क्योंकि ये दिखाता है कि भारत कितना ज़्यादा निर्भर है दूसरे देशों पे। और अब भी भारत का जो योग है वैश्विक आयात में, वो 9% के बराबर है। और हथियारों, पुर्जों यानी कि स्पेयर्स, और कुछ मामलों में यहाँ तक कि गोला बारूद जो एम्यूनिशन होती है, उसमें भारत की जो निर्भरता है अन्य देशों पर, वो सैन्य संकटों के दौरान वनरेबिलिटीज़ यानी कि सुभेदता को जन्म देती है, और ये काफ़ी दिक्कत का विषय है। और इसको देखा गया था कारगिल युद्ध के दौरान भी, जब भारत को एम्यूनिशन की ज़रूरत थी और कोई भी देश उसको देने के लिए तैयार नहीं था, और तब जाके भारत को ये इजराइल से मंगानी पड़ी थी। और आगे आर्टिकल में बताया गया है कि क्यों भारत को आत्मनिर्भर होने की ज़्यादा ज़रूरत है रक्षा मामले में, क्योंकि भारत का जो सुरक्षा वातावरण है, जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, ये काफ़ी ही हॉस्टाइल है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि चाइना और पाकिस्तान, इनके साथ भारत के रिश्ते ऐसे हैं कि भारत को अपनी रक्षा पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, भारत खुद भी एक ग्रेट पावर एम्बिशन रखता है, यानी कि एक प्रखर शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, और इस वजह से भी भारत को अगर ऐसे उभरना है एक प्रखर शक्ति के रूप में, तो फिर भारत अपने रक्षा आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है। तीसरी बात है कि भारत के पास तकनीकी क्षमताओं का होना, यानी कि भारत के पास टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं। इन तीनों चीज़ों के मद्देनज़र कि जो सुरक्षा वातावरण है भारत का, भारत की महत्वाकांक्षा एक ग्रेट पावर के रूप में उभरने की, और जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ भी भारत के पास हैं, ये सब संकेत करती हैं कि भारत के पास एक रोबस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी कि एक सुदृढ़ रक्षा विनिर्माण क्षमता होनी चाहिए, और इसी की तरफ अब सरकार प्रयास कर रही है। इसी के मद्देनज़र एक न्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर यानी कि नवीन रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 में तैयार की जा रही है, और सशस्त्र बलों में स्वदेशी उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी नियुक्त किए जा चुके हैं, जो कि हमें पता होना चाहिए कि जनरल बिपिन रावत हैं। तो ये कदम इसीलिए उठाए जा रहे हैं ताकि एक अनुकूल पृष्ठभूमि बन सके इन सुधारों को किए जाने के लिए। और इन सुधारों में क्या क्या
करने का भारत सरकार लक्ष्य बना रही है। तो इसमें एक पहला कदम जो सरकार लेने की तैयारी में है वो ये है कि भारतीय निर्माताओं यानी कि जो डोमेस्टिक इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं इनसे 100% सोर्सिंग के लिए जो हथियार प्रणालियां हैं यानी कि वेपन सिस्टम है उनकी एक सूची को नोटिफाई किया जाएगा। और डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट यानी कि घरेलू पूंजी खरीद के लिए बजट में एक अलग प्रोविजन भी होगा। और इसका उद्देश्य होगा कि प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं भारत में उनको प्रोत्साहन देना और उनके जो रिसर्च कैपेसिटीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं और उनकी जो क्वालिटी कमिटमेंट्स हैं इन सबको प्रोत्साहित किया जाएगा इसके द्वारा। और यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि कई सारी भारतीय कंपनियाँ विदेशी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के लिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं। तो अगर कोई वेपन सिस्टम किसी विदेशी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है तो हो सकता है कि इसके कुछ पार्ट्स भारतीय कंपनी बना के दे रही है उन्हें, और बाद में हो सकता है कि भारत सरकार उस विदेशी कंपनी से वो पूरा वेपन सिस्टम खरीद रही है जिसका कुछ पार्ट भारतीय कंपनियों ने भी बनाया हुआ है। अब सरकार ये चाह रही है कि जो ऐसी डोमेस्टिक कंपनियां हैं निजी क्षेत्र में उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि इन वेपन सिस्टम का निर्माण भारत के अंदर ही हो सके और साथ ही साथ ये इकोनॉमी और जॉब क्रिएशन के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आगे आर्टिकल में बताया गया है कि भारत में विकसित एवं परीक्षण में योग्य पाए गए प्लेटफॉर्म्स और सब सिस्टम्स यानी कि उप प्रणालियाँ की एक रेंज उपस्थित है, लेकिन इनमें से कई को समावेशन यानी कि इंडक्शन, किसी भी वेपन सिस्टम को इंडक्ट किया जाता है आर्म फोर्सेस में। तो इस समावेशन में विदेशी प्रतिस्पर्धा यानी कि फॉरेन कंपटीशन और देरी जो कि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा जो डिलेज होते हैं इनका सामना करना पड़ता है। और आगे बताया गया है कि कौन कौन से सिस्टम भारत में बनाए गए हैं जिनमें कि आकाश और नाग मिसाइल्स शामिल हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि तेजस है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, आर्टिलरी गन, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और आर्मर्ड व्हीकल इत्यादि शामिल हैं। तो इस तरीके के कई सारे सिस्टम्स को भारत में ही विकसित किया गया है और इनको परीक्षण में भी योग्य पाया गया है, लेकिन फिर भी सेना में इनको शामिल करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी में सुधार लाने के लिए सरकार ने समयबद्ध यानी कि टाइम बाउंड रक्षा खरीद प्रक्रिया, ओवरहॉल ट्रायल एंड टेस्टिंग प्रोसीजर यानी कि जांच एवं परीक्षण प्रक्रियाओं में सुधार तथा एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी कि एक पेशेवर परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना का भरोसा दिलाया है। तो सरकार चाह रही है कि इस प्रोसेस को टाइम बाउंड बनाया जाए, जो जांच एवं परीक्षण प्रक्रिया है, जो ट्रायल और टेस्टिंग के प्रोसीजर हैं, इनमें सुधार किया जाए और एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को भी स्थापित किया जाए ताकि वो इन सुधारों पे अमल कर सके। आगे बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में सरकार ने 200 से अधिक डिफेंस एक्विजिशन यानी कि रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है जिनका मूल्य 4 ट्रिलियन रुपए से अधिक है, लेकिन इनमें से अधिकांश अभी अर्ली स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण के अपेक्षाकृत शुरुआती चरणों में है। और इसके द्वारा भारत सरकार के पास एक अवसर है कि इनमें से जिन रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों में स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास की ज़्यादा भूमिका है उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑफिस है वो ऐसे प्रस्तावों को ट्राई सर्विस यानी कि जो तीनों सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके नज़रिए से भी इन प्रस्तावों का परीक्षण कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कोई हेलीकॉप्टर लिया जा रहा है तो वो आर्मी अलग से खरीद रही है, नेवी अलग से खरीद रही है और एयरफोर्स अलग खरीद रही है, जबकि हो सकता है कि इसमें यह हेलीकॉप्टर सिर्फ एयरफोर्स के द्वारा खरीदा जाए और ज़रूरत के समय ये आर्मी को और नेवी को उपलब्ध करा दिया जा सके। तो ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे बताया गया है, लेकिन इस तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की एक भूमिका रहेगी कि कोई भी वेपन सिस्टम को खरीदते समय ये देखा जाए उसके द्वारा क्षमता के अतिरिक्तता से बचा जा सके, यानी कोई रिडंडेंसी ऑफ कैपेसिटीज क्रिएट ना हो। जो अगला बड़ा सुधार सरकार के द्वारा बताया गया है डिफेंस सेक्टर में वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। इसको कॉर्पोरेटाइज करने की योजना। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये ऑर्डिनेंस होता है यानी कि आयुध, और दूसरा एक शब्द होता है ऑर्डिनेंस जिसको आर्टिकल 123 के द्वारा केंद्र सरकार जारी कर सकती है और आर्टिकल 213 के द्वारा राज्य सरकारें जारी कर सकती हैं जब विधायिका सेशन में नहीं है।
तो ये आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213, तो ये होता है ऑर्डिनेंस जिसमें कि एक आई है, लेकिन यहाँ बात हो रही है ऑर्डिनेंस, तो इसमें कोई आई नहीं है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भी कॉर्पोरेटाइज करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है और ये बहुत समय से रुका हुआ था। आगे बताया गया है कि दशकों से जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं ये आर्म फोर्सेस के लिए स्वदेशी आपूर्ति का मुख्य आधार रहे हैं और जिनमें हथियार प्रणालियों यानी कि वेपन सिस्टम से लेकर उनके स्पेयर्स, एमुनिशन और ऑक्सिलरीज यानी कि सहायक उत्पाद जैसे कि वर्दी, जूते सहित सारी चीज़ें ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनाती रही हैं और आर्म फोर्सेस को उपलब्ध कराती रही हैं। लेकिन आज के समय में वो अपना काम बहुत सही ढंग से नहीं कर पा रही हैं और ना ही आर्म फोर्सेस को जिस तरीके की उनसे अपेक्षा है उसको पूरा भी नहीं कर पा रही हैं। और इसके लिए सरकार ने उनके स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, उनके कार्य संस्कृति यानी कि वर्क कल्चर और उनके उत्पाद रेंज यानी कि प्रोडक्ट रेंज को अब जो मॉडर्न आर्म फोर्सेस की टेक्नोलॉजिकल और क्वालिटी की डिमांड है उस पर खरा उतारने के लिए उनको तैयार किया जाएगा। और इनमें से कुछ इकाइयों को अब पब्लिक लिस्टिंग यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया जाएगा और निगमीकरण यानी कि कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये निर्माता और अंतिम उपयोगकर्ता के बीच में बेहतर इंटरफेस क्रिएट कर पाएगा और दूसरा जो लार्ज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनेगा भारत में उसमें भी ये बेहतर अपने आप को एकीकृत कर पाएंगे। तो ये दोनों फायदे इससे मिलेंगे। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि ये सुधार तो ठीक है लेकिन इसमें कुछ सतर्कता भी बरतने की जरूरत है। तो सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आत्मनिर्भरता को चरम सीमा तक नहीं ले जाया जाएगा और जैसे कि कहा जाता है कि एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज बैड, यानी कि किसी भी चीज़ की अगर अति कर दी जाए तो वो बुरी हो जाती है। तो इसी तरीके से आत्मनिर्भरता की भी अति नहीं की जाएगी और खासतौर से डिफेंस सेक्टर में। तो इंडिजिनस R&D यानी कि स्वदेशी अनुसंधान और विकास के प्रति जोर तो रहेगा, लेकिन जो कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं यानी कि अत्याधुनिक सैन्य टेक्नोलॉजीज, इनका आयात साथ में चलेगा ताकि निकट भविष्य में अपनी रक्षा तत्परता में कोई कमी ना हो। तो दोनों को साथ में लेकर चला जाएगा। और साथ ही साथ जो रक्षा योजनाकार हैं जो कि डिफेंस प्लानर्स हैं भारत के, वो अपनी रक्षा रणनीति की आवश्यकताओं के आधार पर जो भी उन्हें हथियार प्लेटफॉर्म चाहिए उसके लिए रियलिस्टिक स्पेसिफिकेशंस को फ्रेम करेंगे ताकि उनके अनुसार भारत की डिफेंस सेक्टर की कंपनीज हैं अपना रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहें और उन हथियारों को बनाएं। ठीक उसी प्रकार जब हम हथियारों का आयात करेंगे तो हमारा प्रयास ये होगा कि आगे चलकर इनका निर्माण भारत में ही हो सके ताकि किसी भी संकट की स्थिति के दौरान विदेश पर निर्भरता से बचा जा सके, जो कि हमने अभी भी देखा कि कोविड-19 के चलते सप्लाई चेन बुरी तरीके से डिसरप्ट हुई है। और ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि मामला रक्षा सेक्टर से जुड़ा हुआ हो और कोई युद्ध की स्थिति हो। ये उद्देश्य है भारत सरकार का कि किसी भी सिस्टम, वेपन सिस्टम को अगर खरीदा जाए तो उसमें प्रयास ये रहेगा कि उसका आगे चलकर प्रोडक्शन भारत के अंदर ही हो ताकि किसी और देश पर निर्भरता से बचा जा सके। और इसी योजना में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी कि MRO, जो कि मरम्मत एवं रखरखाव सुविधाओं को कहा जाता है, और हथियार प्लेटफॉर्मों का अपग्रेडेशन भी शामिल होगा। तो इन कदमों के द्वारा भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि FDI में जो चेंज किए गए हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो रक्षा विनिर्माण में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया है, उसमें उदारीकरण किया गया है, जिससे कि जो ऑटोमेटिक रूट है यानी कि स्वतः अनुमोदित मार्ग, इसके अंतर्गत निर्धारित सीमा को 74% तक बढ़ाया गया है। और इससे देश में रक्षा विनिर्माण के लिए विदेशी एवं भारतीय कंपनियों के अधिक ज्वाइंट वेंचर्स यानी कि संयुक्त उपक्रमों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। तो FDI को 74% कर दिया गया है 49% से, और ऑटोमेटिक रूट के द्वारा ये सुविधा उपलब्ध होगी कंपनियों के लिए। और इसके द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे देश में रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में विदेशी एवं भारतीय कंपनियों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइंट वेंचर्स यानी कि संयुक्त उपक्रम लगेंगे। और ये उपकरणों के अनुसंधान, डिजाइन और निर्माण में घरेलू औद्योगिक गतिविधि को भी प्रोत्साहन देगा। और बहुत सारी जो भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के लिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग करती आ रही हैं, वो अब सीधे सीधे भारतीय रक्षा विनिर्माण में योगदान करने का अवसर प्राप्त करेंगी। अंत में आर्टिकल में कुछ सुझाव दिए गए हैं कि डिफेंस सेक्टर में और क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए।
तो उसमें बताया गया है कि एक उन्नतिशील स्वदेशी रक्षा उद्योग के विकास के लिए मौजूदा नियमों एवं कार्यप्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है और सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं की लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लानिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना के द्वारा उद्योगों को भविष्य की आवश्यकताओं की स्पष्ट तस्वीर प्रदान की जानी चाहिए ताकि वो अपने R&D को सही दिशा में फोकस रख सकें। तो एक लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लानिंग की ज़रूरत है, जिससे कि जो भारतीय उद्योग हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वो अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहता है तो उसे स्पष्टता के साथ पता हो कि इन इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आर्म फोर्सेस को, और उस पर वो R&D कर सके। DPP 2020 को भारतीय और विदेशी कंपनियों के बीच फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी कि दूरंदेशी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा और सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स यानी कि परिष्कृत प्लेटफॉर्म, जो अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म है, उनकी भी एक निश्चित समयावधि में स्वदेशीकरण लक्ष्य को दिशा निर्देशों में शामिल करना चाहिए, जिससे कि भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो और भारत के पास जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो भी आए। एक और महत्वपूर्ण बात जो आर्टिकल में बताई गई है कि भारत में जब कॉस्ट इवैल्यूएशन होता है तो वो हमेशा L1 बिडिंग सिस्टम पे आधारित होता है, और L1 का मतलब है कि लोएस्ट बिड, कि लोएस्ट फाइनेंशियल बिड को ही प्राथमिकता दी जाती है अगर बाकी सारी चीज़ें बराबर हैं, और इसके द्वारा कभी कभी गलत निर्णय हो जाते हैं। तो यहाँ आर्टिकल में ये सुझाव दिया गया है L1 मैकेनिकली अप्लाई नहीं किया जाना चाहिए, यानी बिना किसी बात को देखे सिर्फ अगर L1 है तो उसको नहीं ले लेना चाहिए, बल्कि स्वदेशी क्षमता के विकास को प्राथमिकता प्रदान करने हेतु इसमें बदलाव लाना चाहिए कि अगर कोई बिड L1 है, L2 है, L3 है और ये सबसे कम है और नॉर्मल केस में शायद हम इसको ले लेंगे, लेकिन अगर इसमें L2 सबसे ज़्यादा स्वदेशी क्षमता के विकास में हेल्प करेगी तो फिर L2 को सिलेक्ट किया जाना चाहिए, ना कि L1 को। तो इस तरीके का बदलाव भी लाना चाहिए। और भारतीय या विदेशी निवेश केवल तभी वायबल होगा यानी कि व्यवहार्य होगा जब रक्षा निर्यात में निवेश का द्वार ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के साथ खोला जाएगा, यानी कि पारदर्शी नीति के साथ, और निजी उद्योगों को रक्षा टेक्नोलॉजीज को विकसित करने के लिए एक ही स्तर का मंच प्रदान करना भी जरूरी होगा। और इसके लिए जरूरी होगा कि जो DRDO की भूमिका है वो भी क्लियर की जाए। तो अभी कई बार ऐसा होता है कि DRDO के साथ जो प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, और क्योंकि DRDO एक सरकारी संस्था है तो उसके पास सारे अधिकार मौजूद होते हैं। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को इसमें बढ़ावा देना है रक्षा क्षेत्र में, तो फिर ज़रूरी है कि DRDO की सीमाओं को भी तय किया जाए कि कहाँ DRDO काम करेगा, कहाँ बाकी कंपनियां काम करेंगी, बाकी निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा, और उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, यानी कि एक समान मंच प्रदान किया जाए। अंत में आर्टिकल में कहा गया है कि 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं किसी भी सुधार को लाने में, और ख़ासतौर से रक्षा सेक्टर में। तो एक तो है मनी, दूसरा है मेथड्स, और तीसरा है माइंडसेट। इसमें आर्टिकल में कहा गया है कि पैसा और किस तरीके से ये सुधार होंगे, यानी कि क्या प्रक्रिया रहेगी, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सरकार उसके लिए दृढ़ संकल्प है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय रहेगा वो है माइंडसेट, यानी कि जो सोचने का तरीका है डिफेंस सेक्टर के बारे में, उसमें काफ़ी बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है कि वहाँ हम निजी क्षेत्र को बढ़ावा दें और आत्मनिर्भर भी बने, लेकिन साथ ही साथ हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी को भी भारत के लिए लेके आएँ कि हमारी आर्म फोर्सेस कहीं भी किसी से पीछे ना रहें। तो ये थे एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं इसके की कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 को। इसको फाइनलाइज किया गया है एक कमेटी के द्वारा जो कि अगस्त 2019 में सेटअप की गई थी, और इसका जो उद्देश्य है वो है बढ़ावा देना इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को, यानी कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, और जो समय सीमा है प्रोक्योरमेंट करने की उस पर भी कमी लाना। और इसके द्वारा कुछ मेजर चेंज भी बताए गए हैं, जैसे कि जो इंडिजिनस कंटेंट है यानी कि जो स्वदेशी कंटेंट है, इसको कई तरीके के प्रोक्योरमेंट में करीब 10% तक बढ़ाया जाएगा, और कई सारे इंसेंटिव यानी कि लाभ दिए जाएंगे कंपनीज को लोकल मटेरियल यूज़ करने में और लोकल सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत। और आफ्टर सेल्स सपोर्ट, यानी कि कोई वेपन सिस्टम या किसी चीज़ को जब बेचा जाएगा आर्म फोर्सेस को, तो उसके बाद के जो आफ्टर सेल्स सपोर्ट होता है उसको
कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनाया जाएगा, यानी कि वो भी अनुबंध का एक पार्ट होगा। और पहली बार लीजिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, यानी कि डिफेंस इक्विपमेंट को किराए पे भी लिया जा सकेगा, और इसको पहली बार एक नई कैटेगरी के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसमें जोर दिया गया है कि जो प्रोडक्ट बनाए जाएं इसके अंतर्गत उसको बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाए, और इसको ऑफसेट्स के अंदर शामिल किया गया है। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि ऑफसेट्स का क्या मतलब होता है। तो अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 1000 रुपये की है और ऑफसेट 200 रुपये का है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी एक्स, जो कि एक विदेशी कंपनी है, इसको कम से कम ये 200 रुपये का काम या वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स को उस लोकल कंट्री में देना पड़ेगा, यानी कि उसी देश के सप्लायर्स या वेंडर्स को के द्वारा करवाना पड़ेगा। तो ये होता है ऑफसेट। तो आइए अब देखते हैं एफडीआई इन डिफेंस, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो मई 2001 को डिफेंस सेक्टर को पूरी तरीके से खोल दिया गया था इंडियन प्राइवेट सेक्टर के लिए, लेकिन इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को रखा गया था 26%। और ये दोनों ही जो छूट दी गई थी, ये दोनों ही छूट थी लाइसेंसिंग पे आधारित। और इससे पहले, यानी कि 2001 से पहले की बात की जाए, तो ये पूरा सेक्टर ही रिजर्व था सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए, क्योंकि इसको एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर माना जाता है। इसके बाद फिर से एफडीआई पॉलिसी में थोड़ा लिबरलाइजेशन हुआ, उदारीकरण हुआ, और इसको 49% ऑटोमेटिक रूट तक खोला गया। और 49% से ऊपर तभी अनुमति थी अगर यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी साथ में आ रही हो। और अब जो स्टिमुलस पैकेज कोविड-19 के चलते अनाउंस किया गया है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, तो इसमें एफडीआई की लिमिट को 49% से 74% कर दिया गया है, और ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत। और इससे आशा ये लगाई जा रही है कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा डिफेंस सेक्टर के लिए, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी लेके आएगा भारत के लिए। तो ये था एफडीआई इन डिफेंस। तो आइए आप देखते हैं कि पीटी और मेंस में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इस एडिटोरियल से संबंधित। तो पीटी में आपसे पूछा जा सकता है कि एफडीआई लिमिट को कितना रखा गया है ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत डिफेंस सेक्टर में। तो अब आपको पता है कि ये 49 से 74% कर दिया गया है। और आपसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है, और आपसे कुछ वेपन सिस्टम के बारे में भी पूछा जा सकता है। मिसाइल्स हैं, जैसे कि आकाश, नाग, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। तो इन सब पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। और मेंस की अगर बात की जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है वो बनता है डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पे, और इसमें किस तरीके के चैलेंजेस हैं और क्या स्टेप्स सरकार को लेने चाहिए, और क्या स्टेप्स सरकार के द्वारा लिए गए हैं। जैसे कि एफडीआई लिमिट को बढ़ाया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ को कॉर्पोरेटाइज करने की बात की जा रही है, उनमें से कुछ फैक्ट्रीज़ को लिस्ट करने की बात भी हो रही है। तो इस तरीके से सरकार काफ़ी प्रयत्नशील है कि भारत सेल्फ रिलायंट बने डिफेंस सेक्टर में। तो इस तरीके के चीज़ों पे आपको तैयार होना चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।